टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। पॉलिटी की ये चौथी क्लास है। पॉलिटी पैट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसके लिए पैटर्न को डिस्कस किया गया है। पैट के लिए जो पैटर्न डिस्कस किया है पॉलिटी का, देख लीजिए। अगली क्लास 1 घंटे बाद इकोनॉमिक्स की आएगी। बेहतर क्लास देने का प्रयास किया जाएगा आप लोगों को। पहला देखो सवाल, पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का आज का कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सन 1922 की बात है। ये बात सन 1922 की है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो देखो, महात्मा गांधी के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका थी इनकी, हरिजन। ये हरिजन जो पत्रिका है, इसमें भी संविधान के निर्माण को लेकर महात्मा गांधी ने डिस्कशन किया था। सबसे पहली पत्रिका थी उनकी हरिजन, उसमें उन्होंने संविधान को लेकर उद्गार व्यक्त किया था और शुरुआत भी महात्मा गांधी के द्वारा ही मानी जाती है। तो सन 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यह सन 1922 में महात्मा गांधी की पुस्तक हरिजन में डिस्कशन इसका किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1922 में सबसे पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इस बात को डिस्कशन किया था कि भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, और इसका जिक्र उनकी हरिजन पुस्तिका में व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सन 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। सन 1924 की बात कर रहे हैं ये लोग। सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू ने ये मांग की थी 1924 में कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। देखो, 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। इसका गठन इलाहाबाद में किया गया था, ये भी इसके साथ ध्यान रखना है। ठीक है, 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में एक पार्टी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज शब्द है, इसका हिंदी में जो अर्थ है वो ध्यान से सुनना, अपना राज। इसका जो अर्थ है वो है अपना राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ये किया गया था एम.एन. राय। संविधान जो बना है उसमें आपने एम.एन. राय का भी जिक्र सुना होगा। एम.एन. राय संवैधानिक सभा के कानूनी सलाहकार माने जाते हैं, और ये माने क्या जाते हैं, संवैधानिक सभा के कानूनी सलाहकार थे। ये पूछा जाए कभी क्वेश्चन, कानूनी सलाहकार थे ये एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय का पूछा जाए तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार ये क्वेश्चन पूछता है। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया था ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो आपका विकल्प है बी, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, जवाहरलाल नेहरू। क्यों, सुनो।
9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, ध्यान रखना, संविधान सभा की पहली बैठक जिसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। इसका डिस्कशन हमने कल भी किया था, ठीक है। दूसरी बात, 11 दिसंबर 1946 जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। स्थान पूछा जाए कहाँ के थे तो बिहार के थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 की बात आती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए थे संविधान सभा में। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, इसको ही 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जब इसको स्वीकार कर लिया गया तो यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना बन गया था, और ये प्रस्तावना इनके ही द्वारा बनाई गई थी, पूछी जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जो विचार व्यक्त किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, उसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया, उसी को ही प्रस्तावना बना दिया गया था। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो हमारा विकल्प होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसमें हो जाएगा आपका 1936। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो विकल्प होगा सी, विकल्प सी को ध्यान रखना। आगे देखो, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942-46 की बात है। उस समय ब्रिटेन में इंग्लैंड में लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री जो थे इंग्लैंड में, वो थे क्लीमेंट एटली। ध्यान रखना, क्लीमेंट एटली। और ये क्वेश्चन लेखपाल में डिस्कशन हुआ था, पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो तो क्लीमेंट एटली, इनकी पार्टी लेबर पार्टी थी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, उस समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली ने क्रिप्स मिशन भेजा था, कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का ये निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पूछा गया 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन, ठीक। आगे देखो, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो बता चुके होंगे कि क्रिप्स मिशन होगा, ठीक है। वर्ष 1942 की बात है, ठीक है। आगे देखो, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। संविधान सभा का गठित करने का आधार था। आगे देखो, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
बताओ। भारत की संविधान सभा, देखो भारत की जो संविधान सभा थी ये कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। आगे देखो, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? विकल्प सी ध्यान रखना, फैजपुर में। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में कहाँ रखी गई? तो फैजपुर में। ये पूछा जाता है कि 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी ध्यान रख के चलना है। कानपुर में यह अधिवेशन 1925 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। आगे देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ध्यान रखना, इस मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो ये देखो, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि भाग लेंगे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी विकल्प डी सही है इसका, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। उनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो उनमें से कांग्रेस के, ध्यान रखना, 208 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, आगे देखो, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि। ठीक है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वो 229 ही होंगे, 229 ही थे। ठीक है, आगे देखो, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों की संख्या 70 थी। ठीक है, देशी जो रियासतें थी भारत में उनकी सदस्य संख्या पूछी जाए तो 70 थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जो इसका निर्वाचन होना था वो इसका अनुपात था कि एक प्रतिनिधि 15 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आंसर होगा संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश है, इसी का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। और अब भी वर्तमान में देखें तब भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व आज भी सबसे अधिक है, क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या पता ही होगी सबसे ज़्यादा।
संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? लेखपाल में ये क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, अभी पूछा गया था हाल ही परीक्षा में कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ध्यान रहे, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और ये भारत में भी मिलने को तैयार नहीं थी। ये भारत के राज्यों के तहत जो पुनर्गठन हुआ था, जो उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस समय ये वो राज्य था जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। इसी के लिए एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। इसको मिलाने के लिए एक ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था, जिसके तहत इस हैदराबाद की देशी रियासत को भारत में मिलाया गया था। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? विकल्प ए सही है, पश्चिम बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? विकल्प सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था और यह अलग अगर बन जाता तो दशा वही होती भारत की। जो 200 साल शासन जो अंग्रेजों ने हम पे किया है, ये शासन हटता नहीं। फिर अगर ये लोग अपना अलग शासन बनाते तो लोगों का सीधा कहना था कि जब तक ये अपना अलग संविधान नहीं बना लेंगे तब तक पूरे जो और संविधान भारत का बन रहा है वो तब तक लागू नहीं होगा और इसकी सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा। और ये देशी रियासतें किसके साथ समझौता करेंगी? उनकी स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया जाएगा। और ऐसा होता तो भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र होता ही नहीं। ऐसी मंशा को नाकाब करने में हमारे गृह मंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनका बहुत योगदान रहा भारत के लिए। संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जो था वो वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। क्यों हुआ था वो जान लो। वर्गीय मताधिकार क्यों हुआ था ये तुम्हें हम डिस्कशन उसको बता दें कि ये ऐसे हुआ था कि 389 जो सदस्य थे, ये कुल टोटल सदस्य थे संविधान सभा के, जिसमें यह कहा गया था कि 292 ब्रिटिश प्रांतों के होंगे, ब्रिटिश प्रांतों के होंगे। फिर कहा गया था कि 93 जो होंगे वो देशी रियासतों के होंगे और 4 हमने बताए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के होंगे। तो ये वर्गीय ही हो गया, तो ये वर्गीय हो गया। ध्यान रखना, ये वर्गीय मताधिकार है। ठीक है, आगे देखो। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ये सदस्य जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। क्यों थे ये समझ लो। संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो भारत की जनता के द्वारा ही चुने गए थे। जिन्होंने संविधान जिन लोगों ने बनाया है वो भारत की संविधान सभा की जो सदस्य थे, उन लोगों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा ही हुआ था। अब उन लोगों ने जो संविधान बनाया उसमें भारत की मंशा, भारत की जनता की मंशा पूरी तरह थी, शामिल थी। ठीक है, थोपा नहीं गया भारत पे। संविधान जो भारत का है कि भारत की जनता पे थोपा नहीं गया है, बाकी भारत की जनता ने यानी भारत के लोगों ने इसे ग्रहण किया। क्योंकि संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें सीधा लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिधि हुए लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आप संविधान की प्रस्तावना में पढ़ेंगे, प्रस्तावना में लगवा देंगे। उसमें हम भारत के लोग ये स्पष्ट करता है कि हम भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार ही भारत का संविधान बनाया गया है, ना कि थोपा गया है। आगे देखो। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के हमने बताए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
संबंध इनका बिहार राज्य से था। इनकी एक पुस्तक भी जान लो, अनडिवाइडेड इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बुक लिखी गई थी। इसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। फिर लिखा कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, हमने बताया कि संविधान सभा का जब स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बने थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कौशल चैम्बर में हुई थी। उसमें संविधान सभा का सबसे पहला अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को ही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हुए थे। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, हमने बताए थे। संवैधानिक सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये हमारे एम.एन. राव थे। इनका डी विकल्प लिखा है, बेनेगल नरसिंह राव, ये उनका फुल फॉर्म है नाम का। ठीक है, ये देखो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष हमने बताए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान का सदस्य नहीं था, तो ये सारी हम लिस्ट लगवा देंगे, कौन कौन सदस्य था, कौन कौन सदस्य नहीं था, पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। H.H. बैग ये थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गईं? कितनी समितियां उस समय नियुक्त की गई थी? इन समितियों की संख्या किसी को पता है? कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? देखो उस समय जो समितियां नियुक्त की गई थी ये 13 समितियां बनाई गई थी संविधान में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए। ठीक, ध्यान रखना। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति को लेकर जिक्र किया है। देखो पहले तो ये हमने बताया था कि जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति जो बनी थी भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और ये प्रारूप समिति को ड्राफ्ट समिति भी कह देते हैं। ये 7 सदस्य समिति थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई, तो ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 को। ठीक, 29 अगस्त 1947 को इसकी नियुक्ति की गई थी संविधान सभा के प्रारूप समिति की। ठीक है, इसको ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना ड्राफ्ट समिति। हमें देखो संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु दोबारा लग गया क्वेश्चन, हटाओ उसको, 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन है तो क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास 1 घंटे के बाद लगा दी जाएगी। आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पैट के लिए बेहतर क्वेश्चन होंगे, तैयारी करते रहिए। अगले दिन में फिर सारी क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट होंगी, मैथ की होंगी। आज इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, बेहतर क्लास होगी आपके लिए। जय।